Okay, let's begin with organizing. अभी तक हमने किया था प्लानिंग. तो जो चीज़ें हमने प्लान की थी, जो स्ट्रक्चर हमने बनाया था कि हाँ ऐसा हमारा विजन होने वाला है, ऐसा हमारा ऑब्जेक्टिव होने वाला है, उसके हिसाब से अब हम क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन का हम ओवरऑल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज ऑर्गेनाइज. Organizing essentially implies a process which coordinates human efforts and assembles the resources. अब यहाँ पे coordinate हम करने की कोशिश क्या कर रहे हैं, जितने भी human efforts हैं उनको coordinate करेंगे. जो other sources हमारे दो ही हम sources मान के चलते हैं, एक human resources हमारे लग रहे हैं और बाकी सब हम others में other resources में हम count कर लेते हैं. Human resource is the physical resource, no? Other resources तीन टाइप की रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, एक मैन मेड रिसोर्सेज और एक मैन एज अ रिसोर्स, मतलब ह्यूमन एज अ रिसोर्स. लास्ट टाइम ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स. आ जाओ कम बैक टू, अब बड़े हो गए हो ना, 12th में आ गए हो ना, ठीक है. तो बीएसटी में आते हैं. तो बीएसटी में हम दो ही रिसोर्सेज मानते हैं, एक ह्यूमन रिसोर्स, बाकी आपके फाइनेंशियल रिसोर्स जिससे आप सारे रिसोर्सेज अरेंज कर लोगे, ठीक है. तो वो सारे रिसोर्सेज को इंटीग्रेट करने का काम हम किस में कर रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में. तो ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ आउट करेंगे जहां पे अब हम चीज़ों को प्लेस करने के लिए आगे स्टाफिंग करेंगे, पर अभी हम ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ड्रॉ आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं. Now coming to definition, organizing can be defined as a process that initiates implementation of the plan by clarifying job and working relationship. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो हमने प्लान किया था उसका हम इम्प्लीमेंटेशन अगर देखते हैं ग्राउंड लेवल पे, अगर हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे कि क्या क्या सेग्रीगेशंस होंगे और उन सेग्रीगेशंस में हमें किन लोगों की ज़रूरत पड़ने वाली, कहाँ कहाँ किन को बिठाना है, कितने डिपार्टमेंट्स होने वाले हैं. तो वो अब हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं रिगार्डिंग वॉट एवर वी हैव प्लान अकॉर्डिंगली, है ना. नाउ जब हम ये कर रहे होते हैं तो हम वो क्लैरिफाई करते हैं कौन कौन सी जॉब्स क्रिएट होंगी और उसमें जब जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी तो क्या क्या वर्किंग रिलेशनशिप्स होने वाले हैं. फिर हम इफेक्टिवली उन रिसोर्सेज को जो हमें रिक्वायर्ड है उसको हम डिप्लॉय करने की कोशिश करेंगे ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें. फिर आते हैं स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. अगर हम स्टेप्स की बात करें, जब हमें अगर ऑर्गेनाइजिंग करना है तो क्या होगा, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क. हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो हमने प्लान आउट किया था उसको हम क्या काम करना है, उसमें क्या क्या काम लगेंगे और उसका फिर हम डिवीजन करने वाले हैं, यानी बाइफिकेशन करने वाले हैं उन कामों को कि छोटे छोटे सेक्शंस में हम उसको बाइफिकेट करने वाले हैं. द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग ऑफ द वर्क दैट हैज बीन डन इन अकॉर्डेंस विद द प्रीवियसली डिटरमाइंड प्लान. जो हमने प्लानिंग में किया है उसी के हिसाब से हम ऑर्गेनाइज करने वाले हैं ना. जो भी वर्क हमने प्लान आउट किया है, जो भी प्लान आउट किया है उसके अकॉर्डिंग जो हम वर्क्स डिवाइड कर रहे हैं वो कर क्यों रहे हैं, ताकि हम प्रॉपरली क्या कर सकें, उन जगहों पे लोगों को डिप्लॉय कर सके. तो स्पेशलाइज बंदा हमें चाहिए होगा ना, हमने स्पेशलाइजेशन पढ़ा है तो वहाँ पे वो बंदे हम उसी हिसाब से बैठाएंगे. अगर हमें पता ही नहीं होगा क्या क्या काम कराने वाले हैं तो हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि कौन कौन से पर्सन्स हमें रिक्वायर्ड होने वाले हैं. तो इसलिए हम क्या करते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं. जैसे ही हमने डिवाइड किया, कामों को डिवाइड किया, तो उसी हिसाब से हमारे डिपार्टमेंट्स बन जाएंगे जिसको हम क्या कहते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन. यानी अब उन कामों को हम जो सिमिलर नेचर के हैं उनको एक डिपार्टमेंट, जो उसके अदर हैं तो उसको दूसरा डिपार्टमेंट, इस हिसाब से हम क्या करते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं. वंस द वर्क हैज़ बीन divided into small and manageable activities, then those activities which are of similar nature are grouped together और वो उसी से हमारा स्पेशलाइजेशन या डिपार्टमेंटलाइजेशन निकल के आता है. अब आता है फिर उसमें असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़. जो हमने अब डिपार्टमेंट्स बनाए हैं उसमें भी अब जिन लोगों को हम बैठाएंगे उनको क्या क्या ड्यूटीज़ देंगे. सारा बंदा एक काम तो करने वाला नहीं है, तो अब उन कामों को भी हम डिपार्टमेंट में बाइफिकेट करेंगे और जो जिसके हिसाब से काम है, हमें कौन कौन से लोग लगने वाले हैं एज पर स्पेशलाइजेशन, हम वहाँ पे वो चीज़ देख रहे होते हैं. तो यहाँ पे आता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़. वंस डिपार्टमेंट हैव बीन फॉर्म, ईच ऑफ देम इज प्लेस्ड अंडर अ चार्ज ऑफ एन इंडिविजुअल. अब जॉब्स आर एलोकेटेड टू द मेंबर्स. उसमें जब हम इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग हमने चार्ज बनाया है, अब उसमें हम क्या करेंगे, उनकी जॉब्स हम डिसाइड करेंगे किस बंदे से हमें क्या काम करवाना है. अब वो जब हमें समझ में आ जाएगा कि क्या काम करवाना है तो उससे हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि स्किल हमें क्या रिक्वायर्ड होगा. जो स्किल हमें रिक्वायर्ड होगा वो हम फिर जाके स्टाफिंग में उसी हिसाब से आपकी वैकेंसीज निकाल के
ले आएंगे कि हमें इस बंदे का ये स्किल चाहिए तो ही हम इस बंदे को यहाँ रख पाएंगे, जो एक मैंडेटरी कंडीशंस होती है, ठीक है, तो उस बेसिस पे हम निकाल पाते हैं। जब आपने असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज कर दिया, उसके बाद आता है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। जब आपने असाइन किया है, लोगों को काम असाइन कर दिया है, तो आपको समझ में आएगा कि कौन किससे सीनियर होने वाला है, कौन किससे जूनियर होने वाला है, अथॉरिटी किसको देने वाले हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस अथॉरिटी का फर्दर जो हम कहें सेग्रीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होने वाला है किस तरीके से होने वाला है। तो यहाँ पे हम रिपोर्टिंग रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप ऑब्वियसली हम कहेंगे जो लोअर होगा वो अपर को करेगा, तो एक हम कह सकते हैं डाउनवर्ड टू अपवर्ड है ना, एक रिलेशनशिप हम स्टैब्लिश करने की हमेशा कोशिश कर रहे होते हैं। उसी में आपका अपवर्ड टू डाउनवर्ड ऐसा हो जाएगा कि हम सुपरविजन कौन किसका करने वाला है। फिर आते हैं, ये था आपका पूरा प्रोसेस। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अगर हम ऑर्गेनाइजिंग कर लेंगे तो क्या बेनिफिट्स होने वाला है, तो बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। जब हमने कामों को सेग्रीगेट किया है, ऑर्गेनाइज कर लिया है, तो हमें स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है। स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट कैसे मिलेगा कि हमें पता चल जाएगा कि हमें किस बंदे से क्या काम लेना है और किस बंदे से हमें क्या काम लेना है, यानी उसके स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज क्या होने वाली है, होनी चाहिए, नहीं है तो हम उस अकॉर्डिंग ट्रेन करेंगे, उसको एक्सपर्टाइज दिलाएंगे, जो भी रिक्वायर्ड है उस हिसाब से हम अरेंज करने वाले हैं। तो ये बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन आपको मिलता है। ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू अ सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ द जॉब अमंग्स द वर्कफोर्स। दिस रिड्यूसेस द वर्कलोड्स एज वेल एज इन्हांसेस द प्रोडक्टिविटी। और जब जिसको जो करना है वो बहुत प्रॉपरली सेग्रीगेटेड होगा तो सामने वाले को कंफ्यूजन नहीं होगा। एक एग्जाम्पल इसका हम देते हैं, सपोज टेस्ट लेना हो तो आप लोगों को पता चल जाए एक दिन पहले, तो बहुत लायक फ्रेंड्स होते हैं तो होता है कि इतना पोर्शन तुम पढ़ लेना, इतना पोर्शन हम पढ़ लेंगे। वो नालायक होते हैं बच्चे, और उसके बाद उससे स्कूल से हटा दिया जाए या फिर कहा जाए 10 दिन के लिए सस्पेंड कर देंगे या फिर और पेरेंट्स को बुलाएंगे, कुछ ऐसा कर दिया जाए, मतलब टेस्ट आपको देना है, ठीक। नहीं तो मान लेते हैं बोर्ड के आपको एडमिट कार्ड्स जो हैं वो नहीं मिलेंगे, कुछ ऐसा निकाला जाए तो आप अब झक मार के टेस्ट देने आ ही जाएंगे। अब टेस्ट देने आप, ऐसे ही हुआ था ना बेटा, तो नालायक बच्चों के लिए ऐसे ही करना पड़ता है। जाओ कोर्ट में, कोर्ट पहन के जाओ, जब तक केस रिजॉल्व होगा तब तक वो ईयर जा चुका होगा। और आपकी स्कूल की डायरी में कहीं ना कहीं लिखा होगा कि ये अगर मेरे नॉर्म्स नहीं फॉलो करते हैं तो आई हैव राइट टू गिव एनी काइंड ऑफ सच पनिशमेंट्स, जिसमें एक्सपल्शन एंड सस्पेंशन पता नहीं क्या क्या बहुत अच्छे से लिखा होता है। तो रीड योर डायरी देन गो टू योर कोर्ट। नाउ कम टू द टॉपिक। आ जाओ बालक, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ गए ना। तो यहाँ पे बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या मिलेगा कि सामने वाले आपने बोल दिया है कि इतना इतना पढ़ के आना, और बच्चे ने पढ़ लिया, इतना अच्छा फ्रेंड होना भी चाहिए, ठीक है, उसने पढ़ लिया, ठीक है, तो वो आपको जो चीज़ वो अच्छे से पढ़ा है, थोड़ा सा पोर्शन पढ़ना था, बहुत अच्छे से पढ़ के आया होगा, तो वो उतना अच्छे से आपको बता देगा और उतना अच्छे से आप लिख लेंगे। रिपीटेटिव परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर टास्क अलाउज द वर्कर टू गेन एक्सपीरियंस। और रिपीटेटिव वे में अगर हम वर्कर से कोई भी काम कराते हैं तो ऑब्वियसली वो एक्सपीरियंस हो जाता है, और एक्सपीरियंस हो जाता है तो क्वालिटी ऑफ वर्क निकल के आता है। अब एक ही आंसर वही आपसे 10 बार लिखवा लिया जाए तो आप क्लैरिटी इन वर्किंग, इसीलिए आपकी वर्कशीट में 70 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, सामने वाले को यहाँ पे जो हम है ना बता रहे हैं कि कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। अब यहाँ पे हम जब क्लैरिफाई कर रहे हैं तो उनको ये रिलेशनशिप जैसे ही क्लैरिफाई होगा उनको ये समझ में आएगा उन्हें सुननी किसकी है, करनी किसकी है, ठीक है। तो ये जब क्लियर होता है कि हमें इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आने वाले हैं, हमें किसको रिपोर्ट जनरेट करके देना है, तो आपको आराम से वो फ्लॉलेसली आप वर्क कर सकते हैं। फिर आता है जब आप फ्लॉलेसली वर्क करेंगे तो ऑब्वियसली ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आपका हो रहा होगा, ठीक है। तो आप ये कर ही इसीलिए रहे हैं कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, वेस्टेजेस कम से कम हो। जब स्पेशलाइज बंदा हम बैठा रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि वेस्टेजेस आपकी कम से कम हो रही होगी, कॉस्ट आपकी कम से कम लग रही होगी। फिर आते हैं अडेप्टेशन टू चेंजेस। जब आपने प्रॉपरली हर चीज़ सेग्रीगेट कर रखी है
तो कोई भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस आए एटलीस्ट आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं, और प्रिपेयर्ड रहेंगे तो आराम से जो चेंजेस आए हैं उसको आराम से अडेप्ट कर लेंगे। बट अगर आप काफ़ी ज़्यादा खुद में ही ऑक्यूपाइड है तो कोई एक्सटर्नल चेंजेस आएगा तो पहले से ही परेशान है और एक्सटर्नल चेंजेस आ गए तो आपको और दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट कम्स इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। प्रॉपर वे में एडमिनिस्टर करने में एक ऑर्गेनाइजेशन को हमने प्रॉपरली जब लोगों में बाइफिकेट कर रखा है कि किस किस डिपार्टमेंट में, जैसे डिपार्टमेंटलाइजेशन किया था तो किस किस डिपार्टमेंट में क्या क्या काम करवाने वाले हैं, तो सामने वाले को पता है कि हमें इस डिपार्टमेंट से यही चीज़ पूछनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर सेल्स डिपार्टमेंट है तो उससे हम परचेज का डेटा नहीं पूछ रहे होंगे, हम सेल्स रिलेटेड ही चीज़ें जो भी डेटाज है वो उससे वो पूछ रहे होंगे। तो यहाँ पे जो आपने बाइफिकेशन किया है उसके अकॉर्डिंग आप काम निकालवाने में आपको आसानी होती है, जिससे इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल है। देन कम्स योर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। जब एक ही काम बार बार आप करा रहे हैं या फिर जिससे जो काम कराना है स्पेशलाइज करना है तो आप उसको है ना रिलेटेड है ना ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं, उसका स्किल डेवलप कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे पर्सनल आराम से डेवलप हो जाता है। वो सेल्फ नॉलेज से भी होता है, खुद जो नॉलेज लेके आया है, प्लस पॉलिशिंग उसकी होती है जब वो रिपीटेटिव वे में काम कर रहा होता है तब। देन कम्स एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। जब आप प्रॉपर वे में काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली ऑर्गेनाइज है तो आप आराम से क्या कर लेंगे, एक्सपेंशन करना है तो भी आपको समझ में आएगा कि किन किन डिपार्टमेंट्स में या फिर किन किन सेक्शंस में आपको एक्सपेंशन अगर करते हैं तो रिक्वायरमेंट है लोगों की या नहीं है, तो आराम से आप वो काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ अगर बहुत प्रॉपर वे में है तो आपको एक्सपेंशन करने में, ग्रोथ करने में भी आराम से आसानी होती है। नाउ कम्स टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, जो हमने एक कह सकते हैं आउटलाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं कि कौन कौन सा हमारे डिपार्टमेंट्स, एक्चुअली हम कहें तो आपका कोई भी कंस्ट्रक्शन करवाते हैं उसके पहले एक नहीं मैप प्रिपेयर होता है, ठीक है, कि कहाँ क्या क्या होने वाला है। तो उसी तरह से हम एक मैप प्रिपेयर कर रहे होते हैं कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या डिपार्टमेंट्स होने वाले हैं और उन डिपार्टमेंट में क्या क्या सेग्रीगेशंस हो के क्या क्या स्पेशलाइज बंदा हर एक डिपार्टमेंट में हम बैठाने वाले हैं। तो दैट इज द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब आते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट आपको ये बोलता है कि एक बंदा अपने अंडर कितने लोगों को हैंडल कर रहा है, तो जो जितने लोगों को हैंडल कर रहा है दैट इज हिज और हर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, कि इतने लोग उसके अंडर में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत मैक्सिमम हम नहीं रखते हैं क्योंकि आप उस हिसाब से क्या कर पाएंगे, उसको सुपरवाइज करने में आपको दिक्कत होगी, तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बहुत लंबा चौड़ा नहीं रखते हैं, बट नंबर ऑफ पीपल अंडर अ पर्सन इज द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। फिर आते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। कोई बात नहीं, होता है। फंक्शनल स्ट्रक्चर, तो अब आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक आपका होता है फंक्शनल एंड अनदर वन इज डिविजनल। तो यहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है कि ऑल द एक्टिविटीज़ हम जो भी बाइफिकेट कर रहे हैं वो रिगार्डिंग द फंक्शंस कर रहे हैं, जो जिस काम को परफॉर्म कर रहे हैं उस हिसाब से ही हम क्या कर दे रहे हैं, एलोकेट कर दे रहे हैं डिपार्टमेंट्स, उसी हिसाब से हम बना रहे हैं फंक्शंस के हिसाब से। जो जो परफॉर्म करेगा, जो फंक्शन परफॉर्म करने वाला है उसके हिसाब से हमने क्या कर दिया, उसका डिपार्टमेंट बना दिया है। तो अब ये सूटेबल किन किन के लिए है, तो सूटेबल अगर हम देखें तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट, एक लाइन प्रोडक्ट अगर कोई बना रहा है यानी एक ही प्रोडक्ट में हम डील कर रहे हैं तो उनके लिए ये सूटेबल होता है कि जैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसके हिसाब से हमने बाइफिकेशन कर दिया है। अब यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होती है तभी वो डाइवर्सिफाई एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर पाता है, यानी स्पेशलाइज बंदा जो फंक्शंस के हिसाब से हमने बाइफिकेट किया है तो उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, स्पेशलाइज बंदे बैठाते हैं और वो फर्दर वो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। नाउ कमिंग टू एडवांटेजेस, तो जब हम स्पेशलाइज बंदा बैठा रहे हैं तो अपने आप एक एडवांटेज निकल के आती है ऑफ स्पेशलाइजेशन, यानी जो बंदा जिस चीज़ में एक्सपर्ट है हम उसी से वही काम करवा रहे हैं और कोई काम हम उससे करवा नहीं रहे हैं, तो इससे आपकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी अपने आप आ जाएगी। फिर इजी कोऑर्डिनेशन। इजी कोऑर्डिनेशन क्यों होता है कि हमने वेरियस फंक्शंस जो जैसा परफॉर्म कर रहे हैं हमने वो कर दिया, उसके हिसाब से हमने बाइफिकेट किया, उसके हिसाब से हमने स्पेशलिस्ट बैठा दिए, तो वो आराम से हमने डिपार्टमेंट्स उसके हिसाब से डिपार्टमेंटल लेवल उसके हिसाब से बाइफिकेट किया, तो कोऑर्डिनेशन में एक साथ लाने में थोड़ी आसानी होती है। लास्ट में ये डिसएडवांटेज भी बनेगा कि सामने वाला अपने आप को एक्सपर्ट समझने लगे और फिर वो कोऑर्डिनेट
ना करे तो वो एक डिसएडवांटेज भी बन जाएगा, बट हम मान के चलते कि हम स्पेशलाइज बैठा रहे हैं, वो अपना काम परफॉर्म करेगा और फिर प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करेगा। तो नाउ इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एफिशिएंसी। अब अगर हमने स्पेशलाइज बंदा बैठाया है तो अपने आप हम क्या करें, मान के चलेंगे कि बहुत अच्छा मैनेज कर रहा होगा तो मैनेजरियल एफिशिएंसी काफ़ी एफिशिएंट रहने वाली है, कॉस्ट हमारी कम आएगी। इफेक्टिव ट्रेनिंग इसलिए क्योंकि हमें पता है कि किस बंदे को हमने बैठाया है, उसके पास क्या नॉलेज स्किल है, प्लस हमें ऐड ऑन क्या करना है, क्योंकि हम स्पेशलाइज से काम करा रहे हैं तो ऑलरेडी उसके बेस उसका तैयार है। अब एडिशनल हमारे यहाँ कोई चेंजेस आते हैं, कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है या कुछ एडवांसमेंट आ रहा है, तो हम सामने वाले को उसी हिसाब से उतना ही हम ट्रेन कर देते हैं और फिर वो हमारा टास्क परफॉर्म करने लगता है। नाउ ड्यू अटेंशन, ये इंश्योर करता है कि अब डिफरेंट फंक्शंस हैं तो हम ये देखते हैं कि हाँ बंदे का उसी काम में प्रॉपर अटेंशन रहे, कि जो जिस चीज़ में एक्सपर्ट है वो वही काम परफॉर्म करे, इधर उधर काम परफॉर्म उससे न करवाए जाए। नाउ डिसएडवांटेजेस, डिफिकल्टी इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, वो इसीलिए होता है कि हम स्पेशलाइज बंदे बैठा रहे हैं, तो स्पेशलाइज बंदे जब बैठा रहे हैं तो सबका एक सेल्फ इस्टीम होगा, ईगो होगा, बहुत सारी चीज़ होगी, माई वे हाई वे वाली सिचुएशन होगी, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे फिर वो कोऑर्डिनेशन आ नहीं पाता है, ठीक है। एक दूसरे के जब ईगो क्लैशेस होते हैं तो वो कोऑर्डिनेशन वाली प्रॉब्लम होगी और वो ऑर्गेनाइजेशन को बैठाने में बहुत अच्छी मदद कर देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बैठा देते हैं। डिफिकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, वही जहाँ हम ना ऑर्गेनाइजेशन का गोल ही क्यों नहीं अचीव होगा, क्योंकि हमने आपस में कोऑर्डिनेट नहीं किया, इंटर डिपार्टमेंट्स में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, और कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो गोल अचीव नहीं होगा। यहाँ पे हमने हर डिपार्टमेंट में बंदे बैठाए हैं, अब हम तो चाहते हैं कि कोऑर्डिनेट करें बट वो नहीं कर रहे, तो अब फॉर एग्जांपल हम तो चाहते हैं कि जैसे ही हमने वर्कशीट्स दी आप करके लाए, बट नहीं कर रहे हैं तो क्या ही करेंगे, पनिशमेंट्स। इनफ्लेक्सिबिलिटी, एम्प्लॉय गेट्स ट्रेनिंग ऑफ वन फंक्शन, बंदा एक ही चीज में स्पेशलाइज है, उसी चीज़ में अगर कमतर हो रहा है तो हम उसी चीज़ की ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं, यानी वो एक ही चीज़ जानता है ओवरऑल। अगर हमें उसे स्विच करना पड़ जाए या हमें उसे दूसरा काम निकलवाना पड़ जाए तो वो कह देगा कि ये हमसे ना हो पाएगा, और जब ये ना हो पाएगा तो एक इनफ्लेक्सिबिलिटी जनरेट होती है जो काफ़ी हम कह सकते हैं वर्स हो जाती है डिफ़िकल्ट सिनेरियोज में, हम उससे कोई और काम ले नहीं पाते हैं। तो फायर करने के अलावा या फिर हम कहें दूसरी जगहों के अगर हैं मेरे, हम कह सकते हैं कि और सेक्शंस हैं तो वहाँ भेजने के अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं है। डिफ़िकल्टी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, अब अकाउंटेबिलिटी सेट करना भी काफ़ी डिफिकल्ट होता है, वो इसलिए होता है कि हमने फंक्शंस के बेसिस पे कर दिया, एक डिपार्टमेंट कहेगा इट वाज नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदर वन विल से कि इट वाज नॉट माइन, ठीक है, सब एक दूसरे के ऊपर डालेंगे, कोई लेना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी कोई शैतानी करो और हम पूछे ये किसने किया, तो ऐसे ऐसे, हाँ गुड नाइस वन। नेक्स्ट कम्स योर डिविजनल स्ट्रक्चर। अब डिविजनल स्ट्रक्चर में जब लार्ज साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स में जब हम डील कर रहे होते हैं तो वो होता है आपका डिविजनल स्ट्रक्चर। तो यहाँ सूटेबिलिटी किनकी है, जहाँ हम एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सूटेबल उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है। यहाँ पे भी स्पेशलाइजेशन हर जगह चाहिए होता है, तो यहाँ पे भी स्पेशलाइजेशन होता है। ग्रोइंग कंपनीज विच प्लान टू ऐड मोर प्रोडक्ट लाइन उनके इन फ्यूचर, उनके लिए हम क्या करते हैं, डिविजनल स्ट्रक्चर प्लान कर रहे होते हैं। अब हम हर प्रोडक्ट लाइन के लिए हर प्रोडक्ट के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, एक एक डिविजन्स में बाइफिकेट कर रहे होते हैं। तो सारी जो फंक्शनल एक्टिविटीज थी वो डिवीजन में आ जाएगी। फंक्शनल पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन में हम डिफरेंट फंक्शंस में कर रहे थे, परचेज, सेल, XYZ, मार्केटिंग, जो भी है वो हम फंक्शनल में बाइफिकेट कर रहे थे। अब हर एक फंक्शन एक डिवीजन में आके समा जाएगा, ठीक है, हर एक डिवीजन में सारे फंक्शंस परफॉर्म होने लगेंगे। आ रही बात समझ में? नो। एडवांटेजेस, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, यहाँ पे हम जो ये डिविजन्स बना रहे हैं ये प्रोडक्ट के लिए स्पेशलाइज्ड होगा, तो प्रोडक्ट के स्पेशलाइजेशन के हिसाब से बना रहे हैं, यानी जो कोर होगा वो प्रोडक्ट के इर्द गिर्द घूमने वाला होगा कि हाँ इस प्रोडक्ट को हमें जनरेट करवाना है, तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें एक डिवीजन में आ गई हैं। ना फ्लेक्सिबिलिटी,
यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी क्यों होती है? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डिवीजन के बेसिस पे फंक्शन वो परफॉर्म करवा रहे हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी कहीं ना कहीं आ जाएगी, जिसमें हम एक डिवीजन में अगर हैं तो हम इधर उधर थोड़े बहुत काम उससे करवा लिए होंगे हमने। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, ग्रोथ जैसे जैसे हम प्रोडक्ट लाइन ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे एक डिवीजन हम ऐड करते जाएंगे, तो उसमें कोई डिफिकल्टी होती नहीं है। हमने एक नया प्रोडक्ट ऐड किया तो यानी एक नया डिवीजन हम ऐड ऑन करते जाएंगे। डिवीजन रिजल्ट्स कैन बी असेस्ड, और एक सिंपल सा ये प्रोडक्ट हम लेके आए तो ये प्रोडक्ट लाइन हमें बेनिफिट दे रही है, लॉस दे रही है, आपको खाली क्या स्टडी करना होगा, उस डिवीजन की परफॉर्मेंस स्टडी करनी होगी, इससे आपको पता चल जाएगा ये प्रोडक्ट आपको बेनिफिट दे रहा है या लॉस दे रहा है, तो प्रोग्रेस पे है या नहीं है वो आप आराम से असेस कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या है भैया? कन्फ्लिक्ट होता है, एक डिवीजन का दूसरे डिवीजन में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन का पोर्शन है, हम कंपेयर करेंगे ही करेंगे, और जब हम कंपेयर करेंगे तो कन्फ्लिक्ट्स अराइज होना है ही। फिर आता है डुप्लीकेशन, हम n नंबर ऑफ टाइम्स डुप्लीकेशन एक्टिविटीज करते हैं। वो क्यों करते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमने फंक्शन को बांटा था, वेरियस डिपार्टमेंट्स को बांटा था और एक डिवीजन में कर दिया था, तो अगर हम कहें एक परचेज का ही फंक्शन कहें तो एक परचेज का फंक्शन जो हो रहा है वो हर प्रोडक्ट के लिए हो रहा है, डेटा उसी हिसाब से मेंटेन हो रहा होगा, फाइनेंस का डेटा सबका उसी हिसाब से मेंटेन हो रहा होगा, पर हमने सबको अलग अलग कर रखा है, सबको अलग अलग कर रखा है तो उसी हिसाब से हमने लोग बैठा रखे होंगे, तो लोग बैठा रखे तो उस हिसाब से मेरी लंबी चौड़ी कॉस्ट आ रही होगी, तो यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट्स, यहाँ पे क्या होता है, डिपार्टमेंट अपने प्रोडक्ट पे फोकस कर रहा होता है, दूसरा प्रोडक्ट प्रोग्रेस कर रहा है नहीं कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किस सिचुएशन में जा रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो ग्रो करेगी कि डिजास्टर में जाएगी उसकी सर्टेनिटी नहीं है, हो सकता है एक प्रोडक्ट बहुत बूम पे जा रहा हो, दूसरा एकदम डिजास्टर क्रिएट कर रहा हो। नाउ कमिंग टू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो फॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है, जो हम ऑर्गेनाइजेशन का जो हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं तो बेसिकली वही आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आप ड्रॉ आउट कर रहे होते हो कि इसी हिसाब से हमारी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप रहने वाली है, तो वो एक मैंडेटरी कंडीशन होती है कि किसका अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्मल स्ट्रक्चर। द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम of well-defined jobs, each bearing a definite measure of authority, responsibility and accountability, ये प्रॉपरली आप सेट कर देते हो, वही आपका होता है फॉर्मल स्ट्रक्चर। ये आपका वही कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन वाली सिचुएशन है, ये कोऑर्डिनेशन का पार्ट है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन में आप ये फॉर्मल स्ट्रक्चर ड्रॉ आउट कर देते हो कि इसी हिसाब से आपको कोऑर्डिनेट करना है। इट इज़ द डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय टॉप मैनेजमेंट, डेलिबरेटली जैसे कोऑर्डिनेशन होता था, डेलिबरेट एक्टिविटी होती थी, जानबूझ करके की जाने वाली एक्टिविटी होती थी, आप चाहो चाहे ना चाहो आपको करना होता था, वैसे ये है। इट इज़ बेस्ड ऑन द रूल्स प्रोसीजर विच आर इन रिटन फॉर्म, इट इज़ impersonal and does not take into consideration the emotional aspects. कोऑर्डिनेशन में इमोशनल एस्पेक्ट्स आती है कि इफ़ यू डू नॉट लाइक द पर्सन यू डू नॉट कोऑर्डिनेट विद दैम, बट कॉपरेशन में ये आती थी कि यू डू नॉट है ना कॉपरेट विद देम, बट कोऑर्डिनेशन आपको यू डू नॉट लाइक बट यू हैव टू कोऑर्डिनेट, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे भी इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में भी आपको फॉलो करना होता है। ना इट क्लियरली डिफाइंस द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, और जैसी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वैसी अकाउंटेबिलिटी सेट हो जाएगी। इट इज़ क्रिएटेड टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अब आते हैं एडवांटेजेस। ड्रॉ आउट करना बहुत आसान होता है, हमने खट रिलेशनशिप ड्रॉ कर दिया कि हाँ किसका अकाउंटेबिलिटी का क्या अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या रिलेशनशिप होने वाला है, हमने आराम से ड्रॉ कर दिया। जब हमने ये ड्रॉ किया तो हम ये इंश्योर कर लेंगे कि ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ ना हो, यानी एक बंदा 4 लोगों को रिपोर्ट ना कर रहा अनलेस एंड अनटिल वो फंक्शनल फोरमैनशिप हम फॉलो ना कर रहे हो, है ना। बाकी हम अगर वो भी फॉलो कर रहे हैं तो भी हम सामने वाले को बताते हैं कि भैया 4 तरह की रिपोर्ट्स चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रॉपरली उसको ड्रॉ आउट कर देते हैं। हम कोशिश करते हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड रहे, ठीक है, यानी एक बंदे के सर पे एक ही बंदा रहे, क्योंकि ये हम मैनेजमेंट है तो हम ये मान के चलते हैं वो फैक्ट्री सिस्टम था, ठीक है। जो हम फंक्शनल फोरमैनशिप यूज़ करते हैं वो फैक्ट्री सिस्टम में यूज़ करते हैं। जनरली मैनेजमेंट में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो यूनिटी ऑफ कमांड ही यूज़ करेंगे, यानी एक के सर पे एक ही को बैठाएंगे, उससे ज़्यादा को नहीं बैठाएंगे वरना बंदा कन्फ्यूज़ हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए हम यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करते हैं। ईजी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, है ना। अब वो
कोऑर्डिनेशन रहेगा, कोऑर्डिनेशन का ही एक तरीका कहें तो हम फॉर्मल रिलेशनशिप लेके आ रहे हैं, फॉर्मल स्ट्रक्चर लेके आ रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट होता है जिससे कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ योर रिसोर्सेज का हो जाएगा. स्टेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय कैन बी फेयरली प्रिडिक्टेड सिंस ऑफ द स्पेसिफिक रूल्स टू गाइड देम. यहाँ पे हमने प्रॉपरली बता दिया है, स्पेसिफिक रूल्स दे दिए हैं, तो आप एंटिसिपेट कर सकते हैं. अगर उसने नहीं किया है, कोई चीज़ आपने इंस्ट्रक्शंस में दिया था कि हाँ इसी तरह से फॉलो होना चाहिए, तो रूल्स नहीं फॉलो हुए हैं, तो यानी आप उसको अब वो डिसिप्लिन वाले उसमें आ जाएगा और आप उसको पनिशमेंट्स दे सकते हो. तो यानी आपने प्रॉपरली एक सेटअप ड्रॉ कर लिया है जिसके तहत आप सबको क्या कराने वाले हैं, फॉलो कराने वाले हैं. तो ये ईजी है. बट डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिले इन एक्शन होता है, कोऑर्डिनेशन कर दिया, कोऑपरेशन नहीं आ रहा है. तो एक एग्जाम्पल हमने दिया था कि रिपोर्ट सबमिट करनी थी, और रिपोर्ट सबमिट करनी थी तो 2 दिन पहले करो, 5 मिनट पहले करो, हमने कर दी, हमारा काम हो गया. तो यहाँ डिले इन एक्शंस होते हैं क्योंकि कोऑपरेशन कई बार नहीं आता. ये कोऑर्डिनेशन का पार्ट है, जो आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया ये कोऑर्डिनेशन का पार्ट है, पर कई बार आपका कोऑपरेशन नहीं आएगा. आपने जो जस्ट सुपीरियर बिठाया, हो सकता है बंदा ना अच्छा लग रहा हो, ना हम रिपोर्ट करना चाह रहे हो, उसको पंगे हो रहे हो मेरे, ठीक है ना. लैक ऑफ इनिशिएटिव, कई बार क्या होता है, हम इनिशिएटिव, हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इनिशिएटिव लेना नहीं चाह रहे होते, क्योंकि हम उसको कहते हैं चुपचाप वही करो जैसा कहा गया है. तो जैसा कहा गया है वैसा ही करना है. तो अगर ऑर्गेनाइजेशन उसमें डूब रही है, हमें समझ में आ रहा है कि वो डूब रही है, तो हम भी यही कहते हैं कि जैसा कहा गया वैसे कर ले, क्योंकि हमारे ऊपर कोई बैठा है जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा. और हम क्या कह देंगे सीधे से कि उसने ऐसा कहा था, हमारे सीनियर ने ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए थे, तो हमने फॉलो कर लिया, और उसने कहा नाव में छेद कर दो, हमने कर दिया. मतलब एक एग्जाम्पल है, कंपनी की ऐसी सिचुएशन में ऐसा कुछ कर दो. एम्फेसिस ऑन वर्क only. It is difficult to understand all human relationship in an enterprise as it place more emphasis on structure and work. यहाँ पे खाली काम पे emphasis है, ठीक है, वो कॉपरेशन वाला जो पोर्शन है वो एलिमिनेट हो जाता है, फॉर्मल रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाता है. तो जब बहुत ज़्यादा फॉर्मल रिलेशनशिप स्टैब्लिश हम करने की कोशिश करेंगे तो लोगों का इंटरेस्ट उसमें जनरेट नहीं होगा, ठीक है, तो काम आपका हो नहीं पाएगा. फिर आते हैं इनफॉर्मल, जो अपने आप एक फॉर्मल स्ट्रक्चर ड्रॉ हुआ है उसमें अपने आप बन जाता है, वो कॉपरेशन का पार्ट, ठीक है. अपने आप जहाँ पे भी एक फॉर्मल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाएगा, फॉर एग्जांपल आपका स्कूल ले लें, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है, वहाँ पे इनफॉर्मल आपका फ्रेंड्स ग्रुप, कोचिंग आपका है ना फॉर्मल स्ट्रक्चर है, बट इनफॉर्मल स्ट्रक्चर आपका फ्रेंड्स ग्रुप. तो जहाँ जहाँ आप जाएंगे, जहाँ जहाँ फॉर्मल स्ट्रक्चर आप है ना होगा, ऑब्वियसली वहाँ पे एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर अपने आप बन जाता है. Now, informal organization is a network of personal and social relationship not established or required by the formal organization by arising spontaneously as the people associated with one another. ये सोचा समझा नहीं होते, spontaneously जरूर लाइक माइंड्स की थिंकिंग हम कहें, लाइक माइंड्स मैच, और फिर वो थिंकिंग अगर एक साथ ऐसी लगती है तो अपने आप वो ग्रुप क्रिएट हो जाता है. Now, फीचर्स है, इट ओरिजिनेट्स विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. जहाँ जहाँ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगी वहाँ एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर अपने आप ड्रॉ आउट हो जाएगा. इट हैज़ नो रिटन रूल्स एंड प्रोसीजर्स, कोई भी लिखित रूल्स वगैरह इस इनफॉर्मल स्ट्रक्चर के होते नहीं हैं. डज नॉट हैव फिक्स लाइन ऑफ कम्युनिकेशन. देसी भाषा में कहीं चुगली का कोई लाइन नहीं होता है कि आप इसको पहले इसको बताएंगे, फिर उस फ्रेंड को बताएंगे, फिर उस फ्रेंड को बताएंगे. तो ऐसा कोई कम्युनिकेशन का सेट लाइन नहीं होता है कि अगर बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है तो एक ही व्हाट्सएप ग्रुप बना के उसी में चैट सारे डाल दिए, तो ऐसा भी कर सकते हैं. तो ये वो है, कोई फिक्स लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता है. इट इज़ नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट ऑब्वियसली डेलिबरेटली इसको क्रिएट नहीं करता है, ये अपने आप क्रिएट हो जाता है. इट इज़ क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट. जो पर्सनल इंटरेस्ट है, कॉमन इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से लोग आपस में आके बातें करने लगते हैं, तो ये क्रिएट हो जाता है. एडवांटेज, फास्ट कम्युनिकेशन. अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन हमें एस्टैब्लिश करना है बहुत प्रॉपर, तो वहाँ पे कॉपरेशन अगर अच्छा है तो अपने आप काम हो जाएगा, यानी फास्टर कम्युनिकेशन होगा. फॉर एग्जाम्पल आपको कोई न्यूज़ मिलती है तो फ्रेंड्स को बताओगे ना, यहाँ पे कोई ग्रुप बना दे, डेलिबरेटली कोई ग्रुप बना दे, एंटी पार्टीज हो सकता है यहाँ पे भी हो, तो यहाँ पे अगर ऐसा हम, अच्छा 4 ग्रुप है यहाँ,
हम फॉर्मल ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, और इनफॉर्मल ग्रुप तुम लोगों ने क्रिएट किया हुआ होगा। यहाँ पे भी ग्रुप्स होंगे ना, तो एक ग्रुप को बात पता चलेगी, वो आपस में सबको पता चल जाएगी। बट फॉर्मली हमने जो क्रिएट किया होगा, ज़रूरी नहीं है वो बात सामने वाले को पता चले। हाँ, वो धोखेबाज, फिर यही फील होता है। फुलफिलमेंट ऑफ सोशल नीड्स, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सारी सोशल रिक्वायरमेंट्स हमारी पूरी होती है, यानी हमारे कोई बातें सुन ले, हमारा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हमें पड़ता है कि हमारी किसी ने बातें सुन ली है, तो हम करेक्ट फीडबैक। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके का ग्रुप है, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है, तो फीडबैक्स आपको बहुत सही मिलते हैं। वहाँ ग्रुप डिस्कशन हो रहा होगा, उसका आप पार्ट है, तो आपको पता चल जाएगा कि जो हायर लेवल पे बैठ के आपने जो डिसीजंस लिए हैं उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। ठीक है, तो एकदम करेक्ट फीडबैक आपको यहाँ मिलता है। डिसएडवांटेजेस, स्प्रेड र्यूमर्स। इसमें र्यूमर्स फैलाना बहुत आसान होता है, एक को बता दो और उसको बोल दो किसी को मत बताना, बस किसी को मत बताना, तुरंत फैल जाएगी वो बात। नो सिस्टमैटिक वर्किंग, कोई सिस्टमैटिक वर्किंग नहीं होती है। मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट्स। अब इसमें नेगेटिव रिजल्ट्स कैसे कि फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा ये चीज़ होने लगेगी और कंट्रोल नहीं किया जाएगा, तो वो नेगेटिव रिजल्ट ही जनरेट करेगा, क्योंकि आप ना काम करेंगे, सिर्फ बातें करेंगे और इधर उधर की बातें करेंगे, गलत बातें करेंगे। ठीक है, तो नेगेटिव रिजल्ट्स आएगा। मोर एम्फेसिस टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट, यहाँ हमारा पर्सनल इंटरेस्ट हम देखते हैं, ना कि ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट देखते हैं। तो यहाँ पे आपका होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन खत्म। डिफरेंस बिटवीन है दैट यू कैन डू बाय योर सेल्फ। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, करा दें आजी। अरे बहुत अच्छी है आप मैम।